हेलो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि सर वर्ब को पूरा समझाइए, वर्ब को लेके एक वीडियो बनाइए, और कुछ स्टूडेंट के फ़ोन भी आए। तो उनके कहने पे मैंने वर्ब को लेकर एक वीडियो बनाया है जो आपके सामने है। तो चलते हैं, समझते हैं कि एक्चुअल वर्ब क्या चीज़ है। देखिए, वर्ब का पूरा परिचय आपके सामने ला रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, हिंदी वाक्य में यदि काम हो रहा है तो आखिरी शब्द वर्ब होता है। अगर हिंदी का सेंटेंस है माँ खाना पका रही है, लास्ट शब्द पका रही है वर्ब है। हम सुबह स्कूल में प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना लास्ट वर्ड है, ये वर्ब है। तो हिंदी का कोई भी सेंटेंस, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, खेलना वर्ब है, खेल रहे हैं वर्ब है। मैं धूप खा रहा था, धूप खाना वर्ब है। तो सबसे पहले हिंदी के सेंटेंस में वर्ब की पहचान मैंने आपको बताई। हिंदी वाक्य में यदि काम हो रहा है तो लास्ट शब्द आपका वर्ब है। पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट आता है, वर्ब सब्जेक्ट का एक्शन बताता है, यानी कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, जैसे खाना पीना, लिखना पढ़ना, उठना बैठना, गाना, व्हाटएवर। तो सेकंड पॉइंट है, वर्ब सब्जेक्ट का एक्शन बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। वो अलग कहानी है कि वो प्रेजेंट भी हो सकता है, और वो पास्ट भी हो सकता है, और वो फ्यूचर भी हो सकता है। प्रेजेंट में काम चल रहा होगा, पास्ट में खत्म हो गया होगा, वो वर्ब बताएगा काम खत्म हो चुका है। फ्यूचर में वो वर्ब कहेगा कि अब काम होगा, यानी होने वाला है। तो वर्ब सब्जेक्ट का एक्शन बताता है, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है। जैसे अभी मैंने लिखा खाना पीना, लिखना उठना बैठना, जाना आना, व्हाटएवर। यदि वर्ब में काम हो रहा है तो वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। समझ गए? यदि वर्ब में काम हो रहा है, यानी कि सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब है, क्रिया है, तो वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। ये 100% है। और यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है। ये लिखा है, देखो, यदि वाक्य में हेल्पिंग नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, और हेल्पिंग नहीं है तो वर्ब सब्जेक्ट के एकदम बाद आएगा। ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल, हु, नेवर, नो वन, नोबडी शब्दों के साथ ही संभव है। यानी फ्रेंड्स, आपने टेंसेस को ध्यान से पढ़ा हो, यूट्यूब पे 6 टेंस मेरे फ्री हैं। प्रेजेंट और पास्ट को अगर आपने सुना हो, नहीं सुना है तो सुने। उसमें आपको ये चीज़ मिलेगी कि 12 टेंस में से 2 टेंस ऐसे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिनमें इन 5 शब्द के साथ हेल्पिंग नहीं लगता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन 5 के साथ डू डज नहीं लगता है, और पास्ट में इन 5 के साथ में डिड नहीं लगता है। ये 5 ही शब्द हैं। हाँ, ये हो सकता है कि नो वन, समवन, ईच वन, एवरीवन, एवरीवन, सॉरी एनीवन। तो 1 के 5 होते हैं, राइट? नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ईच बडी नहीं होता है। तो 1 वाले 5 होंगे, नो वन, समवन, एवरीवन, एनीवन, ईच वन। इसमें ईच बडी नहीं होता है। तो नो वन और नोबडी की जगह सम लगे, एनी लगे, एवरी लगे, वो अलग कहानी है, लेकिन वो इन्हीं के रूप हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस 2 ऐसे टेंस हैं जिनमें इन 5 शब्द के साथ आपको प्रेजेंट में डू डज नहीं लगाना है, पास्ट में डिड नहीं लगाना है। उसमें सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाता है। जैसे मान लो माली फूल तोड़ता है, गार्डनर प्लक्स फ्लावर। तो गार्डनर प्लक्स आ गया, सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, क्योंकि इस समय में हेल्पिंग नहीं है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। मैंने पूजा करी, आई वर्शिप्ड
आई के बाद सीधा वर्शिप्ड आ गया, हेल्प यू नहीं आ रहा है। तो पूरी इंग्लिश की दुनिया में ये दो ऐसे टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिनमें इन 5 शब्दों के साथ में डू डज और डिड नहीं लगते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूं। ये जो 5 शब्द मैंने आपको पीछे बताए उनके एग्जाम्पल्स हैं। सिंपल, हु, नेवर, नोन, नोबडी, राइट। ये देखिए, सिंपल सेंटेंस है, वह जाता है, हम जाते हैं। सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जो ना तो नेगेटिव होता है ना इंटरोगेटिव होता है। ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में ये 2 डॉट लगा रखे हैं। पहले डॉट का मतलब है डू डज नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। दूसरा है एसईएस का ध्यान रखें। फर्स्ट रेड पॉइंट का मतलब है डू डज नहीं लगेगा। सेकंड रेड पॉइंट का मतलब है एसईएस का ध्यान रखें। मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन 5 शब्दों की। तो सिंपल सेंटेंस में आप देख रहे हैं, वह जाता है, सिंपल, हम जाते हैं। इंग्लिश है ही गोज, वी गो, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर वाक्य सिंपल होता है और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एसईएस जोड़ना होता है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एसईएस नहीं लगेगा। ये बात अगर आपने वीडियो सुने हो तो अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर भी मैंने कहा नहीं, जब मैं वर्ब की बात कर रहा हूं तो एक बार आपके सामने सारी की सारी कहानी सामने रख दूं। देखिए, हु, कौन जाता है, हु गोज। कौन कौन जाता है, प्लूरल हो गया, एसईएस नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इन 5 के साथ में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एसईएस लगेगा, चाहे सिंपल हो, चाहे हु हो, चाहे नेवर हो, चाहे नोबडी हो। हु के सेंटेंस 2 होते हैं, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला। तो ये जो डॉट लगे हुए हैं, तो सिंपल सेंटेंस में आपको डू डज नहीं लगाना है, एसईएस का ध्यान रखना है। एसईएस सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब यूज किया जाता है वर्ब के साथ, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एसईएस यूज नहीं किया जाएगा। सिंपल सेंटेंस में वर्ब ऐसे चलेगा। अगर कौन आता है और कौन एक बार आता है तो वही है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो गया, और कौन कौन 2 बार आ गया तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। अगेन 2 रेड पॉइंट्स आर बिफोर यू। फर्स्ट रेड पॉइंट मीन्स डू डज नहीं लगेगा। सेकेंड पॉइंट मीन्स एसईएस का ध्यान रखना है, एसईएस सिंगुलर के साथ लगता है। तो कौन का अगर सेंटेंस आता है और कौन एक बार है तो आप हु के एकदम बाद वर्ब में एसईएस लगाएंगे, क्लियर। और कौन कौन 2 बार आता है तो हु के साथ एसईएस नहीं लगाएंगे। याद रखिए, आप कहोगे सर ये हु जो है ना, ये तो डब्ल्यूएस टाइप वाला शब्द है, इसमें सब्जेक्ट कहाँ है। याद रखिए, हु खुद सब्जेक्ट होता है, तो हु के सेंटेंस में कभी भी दूसरा सब्जेक्ट नहीं आ सकता। तो हु यहां पर नो डाउट कि ये क्वेश्चन के रूप में आ रहा है, लेकिन है ये सब्जेक्ट। बाकी के जो डब्ल्यूएस होते हैं, जैसे व्हाट का सेंटेंस बनाओगे तो उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा, व्हाट, व्हाई, व्हेन, जो भी अदर हैं, लेकिन हु के साथ कभी सब्जेक्ट नहीं आता क्योंकि वो खुद सब्जेक्ट है। तो यहाँ कौन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे डू डज नहीं आ रहा है। कौन एक बार है, हु गोज, कौन कौन 2 बार है। अब अगर हु के साथ कौन नहीं वाला आ जाता है तो फिर आपको ये 2 पॉइंट याद नहीं करने हैं। जैसे ही आप डू या डज या डू का प्रयोग करोगे तो फिर आपको एसईएस का ध्यान नहीं रखना है। डू डज जब लग जाता है सेंटेंस के अंदर तो फिर एसईएस नहीं आएगा, यानी कि नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंट्रोनेगेटिव में। और जो मेरा एक टॉपिक है डब्ल्यू टाइप, जिसमें मैंने बताया कि 4 शब्द गोले वाले और बाकी के बिना गोले वाले, टॉपिक है मेरा एक पूरा यूज ऑफ डब्ल्यू टाइप वर्ड्स के नाम से, ठीक है। उसको आप वापस देख सकते हैं। तो कौन के साथ नहीं आ जाए तो आपको डू नॉट डज नॉट लगाना है। कौन एक बार है, डज नॉट, कौन कौन 2 बार है, डू नॉट, क्लियर। नेवर आता है, कभी नहीं, यहां भी डू डज नहीं लगेगा, एसईएस का ध्यान रखना है। वह कभी नहीं जाता है, वह सिंगुलर है, ही नेवर गोज। नेवर सब्जेक्ट के बाद सेकंड नंबर पे आएगा, उसके बाद थर्ड नंबर पे वर्ब आएगा। नेवर एडवर्ब है, इसलिए एडवर्ब यहां सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। तो हम कभी नहीं गए, वी नेवर गो, बिकॉज वी सब्जेक्ट इटसेल्फ इज प्लूरल, तो प्लूरल के साथ एसईएस नहीं लगाना है। ऐसे ही नो वन नोबडी, इसकी हिंदी है कोई नहीं जाता है। देखिए, नो वन नोबडी सेम चीज है, लेकिन फर्क यह है कि नो वन अपरिचित के लिए यूज किया जाता है, सॉरी, नो वन परिचित के लिए यूज किया जाता है और नोबडी अपरिचित के लिए यूज किया जाता है। इन दोनों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आप सेंटेंस बनाते हैं
तो चाहे नो वन हो चाहे नोबडी हो, एस लगाना है। यहाँ सिंगुलर में लग रहा है, प्लूरल में नहीं। कौन एक बार है, लग रहा है। कौन कौन दो बार है, नहीं लग रहा है। ही सिंगुलर है, एस लग रहा है। वी प्लूरल है, नहीं लग रहा है। लेकिन इन दोनों में एस लगेगा। रीजन बिहाइंड इट, इन दोनों का प्लूरल नहीं होता है। तो सिंगुलर के साथ तो एस लगाना ही लगाना है। तो मैंने आपको दिखाया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन 5 के साथ ये 2 पॉइंट याद रखने, डू डज नहीं लगेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और एस का ध्यान रखना है। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि देखिए ये मैंने अलग से आपको सेंटेंसेस दिखाए हैं, इन सब के अंदर डू डज आ रहा है। आप कहोगे कि सर एक तरफ तो आप कहते हो कि इन 5 के साथ, ये देखिए है ना, इनके साथ शब्द है ना, ये लिखा है इसमें, यदि वाक्य में हेल्पिंग नहीं है तो वर्ब सब्जेक्ट के बाद होगा, और ऐसा प्रेजेंट और पास्ट सेंटेंस के इन शब्दों के साथ होगा। तो फिर जब आप कहोगे कि नहीं हो रहा है तो फिर आपने ये क्यों, सॉरी, आपने मतलब ये क्यों दिखाए, यहां पे जो डू डज देख रहे हैं ये एज ए वर्ब यूज किए जा रहे हैं। यहां इनमें डू डज नहीं लगेगा। अभी मैंने कहा ये फर्स्ट पॉइंट डू डज नहीं लगेगा, फिर मैंने कैसे लगा दिए, तो यहाँ पे आप जो डज डू जितने भी देख रहे हैं ये यहाँ पे एज ए वर्ब यूज किए गए हैं। यहाँ पर ये सब वर्ब है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, राइट, ये जो मैं कह रहा हूँ डू डज नहीं लगेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और अगर इन 5 के साथ डू डज आता है तो दैट इज वर्ब। जैसे आप ही गोज बोल रहे हैं तो मैंने लिख दिया वह ही गोज, वह जाता है। ही डज इट, वह ऐसा करता है, वो ऐसे करता है ना। वी गो, हम जाते हैं। वी डू इट, हम इसे करते हैं। तो जैसे गो लगा रहा हूं ऐसे डू एज ए वर्ब यूज कर रहा हूं। इसलिए मैंने यहां लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ये जो 5 शब्द हैं इनमें डू डज नहीं लगाना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, राइट। ऐसे इसका ध्यान रखना है। डू वर्ब भी होता है और हेल्प, डू हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है। एक छोटा सा क्षण देखिए, आई डू नॉट डू। अब यहां डू हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है, दिस इज हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब है। तो एज ए वर्ब इन 5 के साथ अगर डू डज जाता है तो एज ए वर्ब आ सकता है, लेकिन ऑलरेडी इसमें वर्ब है तो फिर डू डज का यूज नहीं करना है। ऐसे इसका ध्यान रखना है। ये सब कुछ आपके सामने क्लियर है। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी देख लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वही 5 शब्द हैं, इनके साथ भी आपको डिड नहीं लगाना है। सेकंड फॉर्म डिड नहीं लगेगी, सेकंड फॉर्म डिड नहीं लगेगी, सेकंड फॉर्म डिड नहीं लगेगी, सेकंड फॉर्म। ये जो रेड 2 पॉइंट हैं, फर्स्ट पॉइंट मीन्स आपको डिड यूज नहीं करना है जब कभी आप सिंपल हु, नेवर, नोबडी का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे। ये लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नोट है डिड नहीं लगेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। सेकंड फॉर्म का ध्यान रखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं होता है। वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब। डिड हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इन 5 के साथ डिड नहीं लगाना है। फर्स्ट पॉइंट डिड नहीं लगेगा, सेकंड पॉइंट सेकंड फॉर्म लगाओ। डिड नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म, डिड नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म, डिड नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म। तो आप देख रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस है, वह गया हम गए। सब्जेक्ट ये सिंगुलर है, प्लूरल है, लेकिन जैसा भी मैंने कहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं होता है। तो सिंगुलर आ रहा है सब्जेक्ट तो भी सेकंड फॉर्म, हम प्लूरल है तो भी सेकंड फॉर्म, कौन एक बार है तो भी सेकंड फॉर्म, कौन कौन 2 बार है तो भी सेकंड फॉर्म। कौन के साथ नहीं आ जाए तो फिर डिड नॉट लगेगा। और फ्रेंड्स याद रखिए, डिड लगते ही कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, डिड लगते ही फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर डिड आ गया तो सेकंड फॉर्म का कोई चांस नहीं है दूर दूर तक। क्लियर। तो डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म यूज ना करें। नेवर कोई कभी नहीं आ रहा है, मैंने बताया नेवर एडवर्ब है, सब्जेक्ट के बाद आएगा, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूं इसी में, ठीक है। बाकी टेंस के अंदर वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है, ठीक है। तो वह कभी नहीं गया, ही नेवर वेंट, और हम कभी नहीं गए, वी नेवर वेंट। कोई नहीं गया, नो वन वेंट, नोबडी वेंट। नो वन परिचित के लिए, नोबडी अपरिचित के लिए यूज किया जाता है, और नो वन नोबडी की हिंदी कोई नहीं होती है, लेकिन पास्ट में इसकी हिंदी कई बार आती किसी ने भी नहीं। किसी ने भी मेरे से बात नहीं करी, तो किसी भी नहीं के लिए भी आपको लगाना है नो वन टॉक टू मी या नोबडी टॉक टू मी, सेकंड फॉर्म लगेगी। इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखिए ये जो 5 शब्द हैं इनके साथ डिड नहीं लगेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सेकंड फॉर्म लगेगी। इनके साथ डिड नहीं लगेगा, लेकिन मैंने लगाया है क्योंकि स्टूडेंट मुझे मालूम है अगर मैं ये चीज सामने नहीं लाता हूं
तो आप में से कई कह देंगे सर ही डज इट सेंटेंस है ना, वी डू इट सेंटेंस है ना, नेचुरल कहेंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल सेंटेंस में डू डज आ रहा है, डिड भी आ रहा है। तो फिर मैं ये कहूँगा कि डू वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है। तो इन 5 के साथ आपको डिड नहीं लगाना है, राइट। और अगर डिड आता भी है ऐसे, इन 5 के ये एग्जाम्पल है, देखिए ये सिंपल, ये हु, ये नेवर और नोबडी। अगर आता भी है तो यहाँ पर डिड एज ए वर्ब यूज किया जा रहा है, तो एज ए वर्ब तो यूज करना ही है ना। जैसे यहाँ गो की सेकंड फॉर्म वेंट आ रही है, इसी तरह से यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म डिड आ रही है, ये वर्ब है। तो हमने आपको पीछे ये कहा कि पहले हमने बताया कि हिंदी में वर्ब क्या होता है, फिर वर्ब सब्जेक्ट का एक्शन बताता है। यदि काम हो रहा है तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, यदि वाक्य में हेल्पिंग नहीं है तो वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा। और ऐसा प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इन 5 शब्दों के साथ ही संभव है। तो मैंने इन 5 के प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों के एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखा दिए हैं, ताकि आप वर्ब की बात पूरी तरह से समझ पाएं। ऐसे ही मैंने पास्ट में दिखा दिया है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। वर्ब की मेन फॉर्म 5 मानी जाती हैं, पर इन 5 में भी जो मेन फॉर्म होती हैं वो 3 होती हैं। आपने भी पढ़ा होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, राइट। जो फोर्थ फॉर्म होती है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, लेकिन ये कई जगह वी प्लस आई एन जी एज ए वर्ब भी यूज हो सकता है, एज ए नाउन भी यूज हो सकता है, एज ए एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी हो सकता है। इसका भी मैंने आपके लास्ट में ये बात भी पूरी करूंगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? जब वर्ब में कर की आवाज आती है। जैसे तैरकर वह धूप खाने लगा, हम बोलेंगे तैरकर, स्विमिंग, कर की आवाज आ गई, यहां पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो तैरकर, राइट, स्विमिंग, वह धूप खाने लगा, ही बिगेन टू बास्क, BAS के, बास्क के नहीं धूप सेकना होता है, राइट। कई जगह वी प्लस आईएनजी में हुआ, हुई, हुए की आवाज आएगी। जैसे मैंने उसे तैरते हुए देखा, आई सॉ हिम स्विमिंग। मैंने बच्चे को रोते हुए पाया, आई सॉ द चाइल्ड, आई फाउंड द चाइल्ड वीपिंग। अब यहाँ पे जो वी प्लस आईएनजी आ रहा है, ठीक है, उसमें हुआ, हुई, तैरते हुए, रोते हुए, हंसते हुए, दौड़ते हुए, तो वहां पर हम लोग मतलब जो ना वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। क्लियर? अब वो कई जगह तो नाउन का काम करता है, कई जगह एडजेक्टिव का काम करता है। अब सारी चीज यहाँ बोलने के लिए अगर मान लो बहुत सारा बोला जाए तो स्टूडेंट कंफ्यूज भी होता है, तो मैं इसकी बात इसी वाले वीडियो के लास्ट में और करूंगा। तो फोर्थ फॉर्म जो है वी प्लस आईएनजी मानी गई है, लेकिन वी प्लस आईएनजी केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, ये वर्ब हो सकता है, ये नाउन हो सकता है, और ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। और पास्ट पार्टिसिपल जो है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होती है। अब इसको है तो वर्ब की फॉर्म, क्योंकि बना वर्ब से इसलिए, लेकिन एक्चुअली ये जो थर्ड फॉर्म है, राइट, जब ये पास्ट पार्टिसिपल का रूप लेती है उस समय ये थर्ड फॉर्म वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। जैसे दरवाजा बंद है, हमने डोर इज लॉक्ड, ठीक है, दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं, खिड़की खुली हुई है, द विंडो इज ओपन्ड, बात है समझ में। कुर्सी टूटी हुई है, द चेयर इज ब्रोकन, टूटी हुई है। तो यहां पर वर्ब के साथ हुआ, हुई, हुए ये आवाज आ जाती है, तो वो वर्ब थर्ड फॉर्म का रूप ले लेती है, लेकिन वो दिखने में थर्ड फॉर्म है, होता नहीं है, वो एडजेक्टिव कहलाता है, और उस एडजेक्टिव को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसके आगे फ्रेंड्स ये देखिए, वर्ब 6 प्रकार के होते हैं, राइट। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, सॉफ्ट और वीक, इसको 2 नाम से पुकारा जाता है। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, इसको भी 2 नाम से पुकारा जाता है। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? मेरी पढ़ाने की जो स्टाइल है, मेरी बल्लज भाषा में मैं इसे क्या कहूंगा, सीधा सीधा समझा रहा हूं, ध्यान से सुने। मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं हो, दैट वर्ब इज ट्रांजिटिव 100%। ठीक है, मैं पढ़ाते टाइम खुद की आइडियोलॉजी यूज करता हूं, बुकिश नॉलेज जो है वो कॉन्फ्यूज करती है। अब मैंने सीधी बात करी, आपको समझ में जल्दी आएगा। मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं हो, देख रहे हैं, मदर इज बेकिंग रोटी,
फ्रेंड्स, अगर मैं सेंटेंस दे दूं मदर इज बेकिंग और कह दूं सेंटेंस को आगे बढ़ाइए, आपको इसके बाद नाउन ही लाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन कभी नहीं आएगी। और अगर आप बोल भी देते हैं जैसे मदर इज बेकिंग, सुने मदर इज बेकिंग इन द किचन, कि माँ सेक रही है किचन में, लेकिन क्या वो चीज अंडरस्टूड है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट आप कंसील्ड कर गए, उसको छिपा दिया है, लेकिन प्रश्न उठता है ना क्या सेक रही है। हाँ, आई एम राइटिंग, अब राइटिंग के आगे अगर सेंटेंस को बढ़ाते हैं तो आपको कोई ना कोई नाउन लाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो कोई भी, ये देखिए ट्रांजिटिव की क्या बताई मैंने, मेरी आइडियोलॉजी मेन वर्ब का प्रीपोजिशन नहीं हो तो मेन वर्ब का प्रीपोजिशन नहीं है, इसका मतलब जो भी शब्द आ रहा है दैट इज 100% नाउन, जिसे आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, पर वो नाउन होगा ही होगा। राइट, आगे देखते हैं। इंट्रांजिटिव मेन वर्ब का प्रीपोजिशन हो। अब फ्रेंड्स देखिए इधर, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, अगर मैं बर्ड्स आर फ्लाइंग इतना सेंटेंस दे दूं और इसे कहूं कि आगे इसको एक्सपांड करो, आपको प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उस वर्ब के बाद प्रीपोजिशन 100% आएगा, नाउन नहीं आएगा। बर्ड्स आर फ्लाइंग, इसके बाद आप नाउन नहीं लगा सकते, किसी कीमत पे नहीं लगा सकते हैं। राइट, एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे आई एम गोइंग, अब आई एम गोइंग को आगे बढ़ाओगे तो नाउन नहीं आएगा। आई एम गोइंग, गो इज अ वर्ब, इसके बाद आपको प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी बिकॉज गो इटसेल्फ इज ए इंट्रांजिटिव वर्ब। ही इज कमिंग, अब कमिंग के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा, प्रीपोजिशन ही आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं पढ़ाते टाइम खुद की आइडियोलॉजी यूज करता हूं इन प्लेस ऑफ फॉलोइंग द रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। टीचर अपना भी तो कोई विवेक होता है, अपनी भी तो आइडियोलॉजी यूज कर सकता है ना। तो मैंने सिंपल तरीके से समझा दिया कि मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं है, इट मीन्स दैट वर्ब इज ट्रांजिटिव, क्योंकि उसको आगे बढ़ाओगे तो नाउन आएगा। और मेन वर्ब का प्रीपोजिशन है इंट्रांजिटिव, अगर इस सेंटेंस को यहां तक छोड़ दिया जाए, आगे बढ़ाओगे तो उसमें प्रीपोजिशन आएगी, तभी सेंटेंस आगे बढ़ेगा। क्लियर? तो ये था ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट से जुड़ा हो, ही राइट्स अ लेटर डेली, वो रोज एक खत लिखता है। अब ये राइट सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, ये स्वतंत्र नहीं है, ये परतंत्र है। बुक्स में भी ये लैंग्वेज लिखी गई है कि ऐसा ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट से जुड़ा हो, वो स्वतंत्र नहीं है, वो सब्जेक्ट के अधीन काम कर रहा है, ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब ठीक है ना, फाइनाइट वर्ब है। और इन्फिनेटिव वर्ब जो सब्जेक्ट से नहीं जुड़ा हो, जैसे ही विशेस टू राइट अ लेटर, अब यहाँ पे तो राइट जो है ये सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है इसलिए फाइनाइट है, और यहाँ टू राइट जो है ना इनफाइनाइट है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटी कहते हैं। राइट, अब इन्फिनिटी दो तरह के होते हैं, कुछ वर्ब के पहले टू लग जाता है, कुछ के आगे नहीं लगता है। जैसे यहाँ पे टू राइट आ रहा है, लेकिन मैंने कहा यू हैड बेटर गो, अब हैड बेटर के बाद गो बोला है, मैंने टू नहीं बोला है, तो यहाँ गो इन्फिनिटी है, लेकिन इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। बेयर का मतलब होता है नेगेट, यानी बिना टू के। क्लियर? तो इन्फिनिटी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के इन्फिनिटी कहा जाता है, और अगर कई वर्ब के पहले टू नहीं लग रहा है तो दैट इज बेयर इन्फिनिटिव। तो फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट से जुड़ा होता है, स्वतंत्र नहीं है, अगर इसको सेंटेंस में हटा दिया जाए तो सेंटेंस धराशायी हो जाएगा। देन व्हाट रिमेन्स बिहाइंड, ही अ लेटर डेली, नो सेंस एट ऑल। लेकिन इसमें से टू राइट को निकाल दिया जाए तो भी सेंटेंस धराशायी नहीं हो रहा है ना, ये सेंटेंस खड़ा है। ही विशेस अ लेटर डेली, कि रोज एक चिट्ठी की चाहत रखता है। तो फाइनाइट इनफाइनाइट इसे कहते हैं सॉफ्ट वीक वर्ब। ठीक है, इसमें वॉवेल नहीं बदलता है। आप देख रहे हैं डांस में कोई वॉवेल नहीं बदला। सॉफ्ट वर्ब अगर सॉफ्ट या वीक वर्ब है तो उसके एंड में उसके वर्ब में या तो डी जोड़ता है या ईडी जोड़ता है या टी जोड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं डांस में ई ऑलरेडी है तो खाली डी जोड़ा है। एंजॉय में ईडी दो जुड़े हैं, दो लेटर जुड़े हैं। लर्न की सेकंड वर्ड लर्नड होती है, तो हर जगह डी नहीं लगता, ईडी नहीं लगता, कई जगह टी भी लगता है। तो वर्ब में अगर हम डी, ईडी और टी जोड़ देते हैं तो ऐसे वर्ब शॉर्ट वर्ब कहलाएंगे। इनमें वॉवेल नहीं बदलता है, इनमें डी ईडी जुड़ जाता है, डी ईडी टी जुड़ जाता है। ऑन द कॉन्ट्री, हार्ड और स्ट्रॉन्ग वर्ब किसको कहते हैं? जिसमें वॉवेल बदल जाता है। इनमें डी
या टी या ईडी नहीं जुड़ता है। एग्जाम्पल्स, राइट में देखो सिंग वियर, इनमें वॉवेल बदल गया है, आई ओ में चला गया है, सिंग आई ए में चला गया है, वियर डब्ल्यू ई ए आर ये ओ में चले गए हैं। तो जब वर्ब में वॉवेल बदल जाता है, लिखा है वॉवेल बदलता है, तो ये हार्ड या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहलाते हैं। और वॉवेल नहीं बदलता और उनमें डी ईडी या टी जुड़ जाता है तो ये सॉफ्ट या वीक वर्ब कहलाते हैं। फ्रेंड्स, जो मैं पीछे बात कर रहा था कि वी प्लस आई एन जी जरूरी नहीं कि वो कॉन्टिन्यूस ही हो, उसे हम एकदम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नहीं कह सकते, डिपेंड्स कि सेंटेंस में वो किस तरह से यूज किया गया है। इसलिए मैं हमेशा कहता आया हूं कि यूजेस ऑफ वोकैबुलरी का आना जरूरी है। इंग्लिश इज नॉट द गेम ऑफ द डेज, समय लगेगा इसके अंदर। अगर कोई कहता है तो आई डोंट नो ऑन व्हाट बेस द पीपल गो आर जस्ट गोइंग ऑन क्लेमिंग कि ऐसा हो रहा है, पर मैं इस बात से कहीं भी सहमत नहीं हूं और आप भी इस बात से सहमत हो जाएंगे कि इंग्लिश सीखने के लिए है ना समय चाहिए, धैर्य चाहिए। ये बात हम कर रहे हैं अभी आपसे। जब वर्ब में आईएनजी जुड़ता है तो इसे अक्सर कॉन्टिन्यूस माना जाता है, जबकि वी प्लस आईएनजी कई रूप में यूज किया जाता है। देखिए, ही वॉज सिंगिंग, अब ही वॉज सिंगिंग, यहां पर सिंगिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। कॉन्टिन्यूस टेंसेस जो होते हैं उनमें वर्ब में आईएनजी जरूर लगता है, ठीक है। देखिए, तो यहां ये वर्ब है, सिंगिंग वॉज अ गॉड गिफ्ट टू लता मंगेशकर। लता मंगेशकर की जी को गायकी जो थी वो एक गॉड गिफ्ट था। यहां सिंगिंग का मतलब है गायकी, यहां सिंगिंग नाउन है, यहां गा रही है, शब्द सेम है लेकिन इस यहां आवाज आ रही है ना, वह गा रहा था। यहां आवाज आ रही है गायकी, लता मंगेशकर को एक गॉड गिफ्ट था। नेक्स्ट देखिए, कुकू इज ए सिंगिंग बर्ड। अब फ्रेंड्स, वही शब्द है सिंगिंग सिंगिंग सिंगिंग, यहां सिंगिंग एडजेक्टिव है, यानी इस शब्द सॉरी इस पक्षी की विशेषता है कि वो गाता है, ये गाने वाला पक्षी है। अब यहां देखो, कोयल एक गाने वाला पक्षी है ये, तो यहाँ सिंगिंग गाने वाला, यानी उस बर्ड की विशेषता बता रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ सिंगिंग एडजेक्टिव है। यहाँ देखिए, सिंगिंग ही बिगेन टू आस्क फॉर मनी, ठीक है ना, ही बिगेन टू आस्क फॉर मनी, सॉरी, तो सिंगिंग ही बिगेन टू आस्क फॉर मनी। अब यहाँ सिंगिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि इसमें कर के आवाज आ रही है, गाकर वह पैसे मांगने लगा, ही बिगेन टू आस्क फॉर मनी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि जब स्टूडेंट ने कहा कि सर वर्ब का एक वीडियो बनाइए, तो मैंने ये वीडियो आपके सामने पेश किया है और इसमें कोशिश की गई है आपको समझाने के लिए हिंदी से लेकर इंग्लिश तक कि वर्ब कहाँ कहाँ आपको मतलब कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ मतलब जो मैंने इसमें बताया है। अब एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सनद देके और आपसे कह देंगे कि बताइए इसमें सिंगिंग क्या है, इसमें सिंगिंग क्या है। ये तो ठीक है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, वहाँ तो आपसे पूछेंगे कि 4 सेंटेंस हैं, बताइए इसमें सिंगिंग, ठीक है ना, किस फॉर्म में आ रहा है, यानी ठीक है, और यहाँ सिंगिंग किस फॉर्म में आ रहा है, यहाँ सिंगिंग का मतलब क्या है और सिंगिंग का मतलब, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है, ये वर्ब है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या आपको लगता है कि जब तक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज नहीं आता होगा, अगर आप वोकैबुलरी में रिच नहीं हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं आता है, इफ यू आर नॉट वेरी स्ट्रांग इन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अलोंग विद दिस प्रॉपर यूज ऑफ वोकैबुलरी, यू मस्ट बी रिच इन वोकैबुलरी और अबव ऑल कॉन्सेप्ट्स। इन चारों का जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं है, आई डोंट थिंक दैट इट विल बी पॉसिबल फॉर एनीवन टू स्पीक और राइट एनीथिंग इन इंग्लिश। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले सोच बनाएं कि इंग्लिश सीखने कैसे सीखी जा सकती है। हर आदमी अपनी अपनी बात कह रहा है, मैं तो सबको सही मानता हूँ, लेकिन आपको डिसाइड करना है सच क्या है, आपको मालिक ने सोच दी है। तो इंग्लिश किस रास्ते पे जाके आप सीख सकते हैं, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड दिस। सेकंड थिंग, जब आपके समझ में आ जाए तो फिर आपको मन लगाना है, मन लगाने के बाद आपको समय देना है। समय कब देंगे, और समय के साथ आपको धैर्य से ये बात, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाइए, इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा और आप इंग्लिश से छुटकारा पा लेंगे। तो फ्रेंड, स्टूडेंट के कहने पे जो वर्ब को लेके मैंने ये वीडियो बनाया आपके सामने है, आई होप सो कि आप इसे सुने
और इवन देन इफ यू हैव एनी क्वेरी you please do call me on Sunday anytime in place of writing anything in comment box. तो कमेंट बॉक्स में कुछ मत लिखिए, संडे को मेरे से सीधी बात करें। राइट फ्रेंड्स, तो इंग्लिश आसान है ये निश्चित है, लेकिन समय लेगा और सही रास्ता चुनें। विद these वर्ड्स, जय हिंद।